ना रुकना है ना थमना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए मैं राजस्थान जीके की ये टेस्ट सीरीज़ चला रहा हूँ। तो ये राजस्थान प्री बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए एक बार रामबाण साबित फिर से हो पाएगी। तो चलिए साथियों, आज मैं बिना देर के हुए आपके टेस्ट सीरीज़ पर आता हूं। हमारा पहला टेस्ट, हम पहले क्वेश्चन को अब देखते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में हमारा ये टेस्ट नंबर होगा नंबर 5 है। तो आप सभी लोग पिछले 4 टेस्टों को आप लोग देखेंगे। और ये क्लास आप प्री बीएसटीसी और पीटीटी के लिए ही नहीं, ये रीट के लिए और राजस्थान एलडीसी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जितने भी साथी हैं, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो में मज़ा आए और प्रश्न अच्छे लगें तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिएगा, अब बिना देर के हुए और आप लोगों को बताता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर दिया गया है कि राजस्थान में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। पहला नंबर का है हमारा आंतरिक प्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रणाली, ठीक है ना। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हमारे यहाँ पर बहती है, पहला हो गया आंतरिक प्रवाह। नंबर दूसरा आता है अरब सागर का प्रवाह तंत्र, अरब सागर का प्रवाह तंत्र। और नंबर 3 पर आ जाता हमारा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो ये 3 प्रकार के तंत्र हमारे राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं। और आंतरिक प्रवाह तंत्र, अपवाह और अरब सागर से में बहने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ, ये तीनों प्रकार के अपवाह तंत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा पूरा ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब इस प्रश्न में बहुत से बच्चे डाउट हो जाएंगे कि सर कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी। तो आप यहाँ पर अपना कंफ्यूज क्लियर कर लेंगे। केवल पूछ रहा है आपसे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो आंसर हो जाएगा आपका घग्गर नदी, ठीक है। और ये घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। तो हमारा आंसर है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछा जाए, ना इसमें पूर्णतः दिया है ना कुछ और दिया है, तो आपका आंसर होगा घग्गर के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कांतली नदी, ठीक है ना। तो आपको अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो आपको घग्गर करना है। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, आंसर हो जाएगा आपका कांतली नदी। समझ में आया। चलिए वीडियो को लाइक करेंगे। अगर प्रश्न को समझने की कोशिश करें आप लोग, प्रश्न क्या पूछ रहा है और आपको क्या आंसर बताना है, एक बार सोच समझ के आप लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है। आपको पता है कि घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और यह नदी हमारी राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। टिब्बी नामक स्थान है हनुमानगढ़ में, और वहाँ से ये प्रवेश करती है। और इसका अंतिम बिंदु है हमारा फोर्ट अब्बास। ये 2 बिंदु आपको याद रखने हैं घग्गर नदी से संबंधित। एक तो फोर्ट अब्बास है, जब इसमें पानी की ज़्यादा आवक हो जाती है तो उफान आता है, तो इसमें पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। क्लियर। दूसरी चीज़ है, अगर इसमें उफान नहीं आता है, जनरली ये नदी राजस्थान में ही है और ये बहती है, तो ये भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ तक ही सीमित रह जाती है। जब इसमें बाढ़ आती है तो पानी इसका फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। और याद रखेंगे पाकिस्तान में इसी नदी का नाम है हकरा। किसका नाम है? हमारा घग्गर नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है, और इसको पाकिस्तान का शोक भी कहा जाता है घग्गर नदी को। तो इम्पैक्ट वास्तव में आपको पूरे के पूरे फैक्ट याद होने चाहिए एक प्रश्न को लेकर के। आपको अब समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिएगा, झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है। प्रश्न मैंने एक एक चुन चुन के लिए हैं और मैंने किसी गाइड से नहीं बनाए, मैंने अपने ये हैंड रिटन नोट्सों से आपको तैयार किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कांतली नदी, ठीक है ना। झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी है कांतली नदी। और ये कांतली जो नदी है हमारी,
ये हमारी शेखावाटी क्षेत्र में बहती है, इसलिए शेखावाटी क्षेत्र में इस नदी का जो मैदान है, ठीक है ना, कांतली जो क्षेत्र है उसको हम तोरावटी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? तोरावटी के नाम से जानते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताएंगे खुद कि जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली, साबी, कांकने या रूपारेल? तो जोधपुरा सभ्यता की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए साबी नदी के किनारे। किस पर? साबी नदी के किनारे। और इसका उदय कहाँ से होता है? ये उद्गम अगर पूछा जाए साबी नदी का, तो ये जयपुर की पहाड़ियों से सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर से सेवर की पहाड़ियाँ याद रखना आपको। सेवर की पहाड़ियाँ भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई कि सेवर की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो जयपुर में है। और सेवर की पहाड़ियों से हमारी साबी नदी निकलती है और इसी नदी के किनारे पर हमारी जोधपुरा सभ्यता स्थित है, जयपुर के अंदर। क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाए जोधपुरिया सभ्यता, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जोधपुरिया सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होना चाहिए आपका टोंक जिले में। जोधपुरिया सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता दोनों अलग अलग हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे जयपुर में स्थित है, जहाँ से साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। और अगर आपसे पूछा जाए जोधपुरिया सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो टोंक जिले में स्थित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पर आइएगा आप लोग। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ें तो पूरे फैक्टों को एक बार उस चीज़ से रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और ज़्यादा भी याद होगा। भरतपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बताइएगा आप लोग। भरतपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो आंसर याद होना चाहिए आपको। नदी के बारे में पूछ रहा है तो रूपारेल नदी हो जाएगी, क्योंकि इसका उद्गम अगर आपसे पूछा जाए रूपारेल का, तो ये उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, और कहाँ पर है ये? अलवर में निकलती हैं, याद रखना। अब आपसे पूछा गया है नदी के बारे में कि भरतपुर की जीवन रेखा जो है रूपारेल नदी है, और इस नदी से एक झील बनाई गई है जिसका नाम है मोती झील। कौन सी है? मोती झील है, याद रखेंगे। और इस मोती झील से एक नहर निकाली गई है, सुजान गंगा नहर। कौन सी है? सुजान गंगा नहर। आपको याद रखना है, लिखने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन सुनिए आप लोग। सुजान गंगा नहर निकाली गई है मोती झील से, और इस मोती झील में पानी आता है रूपारेल नदी का। तो इसी सुजान गंगा नहर को हम क्या कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, जिसका संबंध किस नदी से है? रूपारेल नदी से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, पढ़ने को तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको पढ़ाते होंगे, बहुत सारी कोचिंगों पढ़ाते होंगे, लेकिन एक ही चीज़ को लेकर के आप लोग एक प्रश्न के अंदर अगर आपको सारी चीज़ें याद हो जाए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी आपसे पूछा गया है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो आंसर होगा आपका कांकनी नदी। और इसी नदी का दूसरा नाम है मशहूरदी नदी। कौन सी है? मशहूरदी नदी। और इसका उद्गम अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे आप लोग कोटारी गांव, जैसलमेर। कहाँ से? कोटारी गांव, जैसलमेर। ये भी आपको याद रखना। और इसका अंतिम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना बुझ झील। कहाँ पर होगा? बुझ झील के अंतर्गत ये आकर के समाप्त हो जाती है। क्लियर? तो ये फैक्ट आपको याद रख लेना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक करेंगे मेरे भाई और बहनों सभी लोग। एक बार मज़ा आए ना तो ही लाइक करना, अगर मज़ा नहीं आए ना तो लाइक मत करना। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मैंने आपको बताया है अभी अभी कि रूपारेल नदी निकलती है उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है, और सेवर की पहाड़ियों से मैंने आपको बताया है कि साबी नदी निकलती है। कौन सी है? साबी नदी। देखो अंतर करेंगे आप लोग, एक तो साबी नदी है और दूसरी हमारी सागी नदी है। देखिएगा, ये साबी हमारी आंतरिक प्रवाह की नदी है, जबकि सागी जो नदी है हमारी, ये हमारी लूणी की सहायक नदी है। ये सागी और साबी में अंतर करना जान लो अभी से ही कि सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है और रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से, जबकि जानापाप की पहाड़ियों से अगर आपसे पूछा जाए तो ये चंबल नदी निकलती है भैया, यहाँ से मध्य प्रदेश चंबल नदी। नाग पहाड़ से पूछा जाए, नाग पहाड़ अजमेर में है, तो यहाँ से आपकी लूणी नदी निकलती है। क्लियर? आप समझ में आ गया होगा, चारों ही ऑप्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा मैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कालिदास ने किस नदी को अंत्य सलीला नाम दिया? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कालिदास ने
जो अंत्य सलीला नाम दिया साथियों वो लूणी नदी को दिया है। किसको दिया है? अंत्य सलीला नाम लूणी नदी को दिया है। आप सब ऑप्शन बी लॉक कर लो सभी दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि आपको सारे के सारे फैक्ट एक ही बार में याद हो जाएं। किस नदी में उफान आने पर बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है? अब बालोतरा में बाढ़ आएगी तो किस नदी के कारण आती है वो भी आपको अब याद रखना है। इस प्रश्न में आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आंसर हो जाएगा लूणी नदी। डी ऑप्शन आप लोग लॉक कर लो। अब ये जब लूणी नदी आपकी नाग पहाड़ से निकलती है, कहाँ से? नाग पहाड़ से, तो ये बालोतरा बाड़मेर तक तो कहाँ पर रहती है? मीठी नदी रहती है। लेकिन मीठी नदी मीठी रहती है, इसका पानी मीठा होता है, लेकिन जब ये बालोतरा बाड़मेर में आती है तो यहाँ पर पानी की जो मात्रा है उस पानी में क्या मिल जाता है? लवण मिल जाता है, नमक मिल जाता है, क्योंकि बालोतरा की जो ज़मीन है वो लवणीय है और इस वजह से इस नदी का जो पानी होता है वो खारा हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं आधी मीठी और आधी खारी नदी। आधी मीठी और आधी खारी नदी, ये भी आपको याद रखना है। किसको कहते हैं? लूणी नदी का नाम है आधी मीठी और आधी खारी। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि किस तरीके से इसका पानी खारा होता है और मीठा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से माही की सहायक नदी नहीं है? तो यहां पर आपको ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसकी जगह आप लोग कर लेंगे अनास। इसकी जगह पर क्या कर लेंगे? अनास। डी ऑप्शन अनास कर लें आप लोग। तो बताएंगे आप लोग माही की सहायक नदी नहीं है, तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाई नदी। कौन सी नहीं है? जवाई नहीं है। जबकि देखिएगा अनास, एराब, सोम, चाप मोरैन और भादर, चाप कह लो चाहे मोरैन कह लो या फिर भादर कह लो, ये सभी की सभी सहायक नदी किसकी है? माही की सहायक नदी है। आपको याद रखनी है, सहायक नदी से एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में और उसको आप गलत करके नहीं आएंगे। मैं आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री में ही, कोई चिंता करने की बात की नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर मैं डालता रहता हूँ PDF, उसको आप लोग देख लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भैया। हतमती, मेरवा, बेतारक किसकी सहायक नदियां हैं? हतमती, मेरवा, बेतारक किसकी सहायक नदियां हैं? तो बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। कौन सी है? साबरमती नदी। ओके, ये आपको याद रखना है, इसी की सहायक नदी है। हतमती, मेरवा, बेतारक साबरमती की सहायक नदियां हैं। और एक नदी और है, याद रखना, सागरमती और सागरमती दोनों में अंतर है। सागरमती और साबरमती दोनों में अंतर है। ये सागरमती जो नदी है ये हमारी लूणी नदी का नाम है। किसका नाम है? लूणी नदी का दूसरा नाम है, जो हमारे वैदिक पुराणों के अनुसार रखा गया है। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, क्लियर हो गया ऑप्शन? तो ये भी आप लोग समझ लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आबू पर्वत खंड के पूरब में कौन सी नदी बहती है? आबू पर्वत खंड के पूरब में कौन सी नदी बहती है? तो आंसर आप लोग अब सोच समझ के देंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं जिनको हम हिला भी नहीं सकते, तो उन्हीं प्रश्नों की हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न किस लैंग्वेज से बन सकता है और किस लैंग्वेज से भी आपको समझने की कोशिश करनी है। प्रश्न गलत नहीं होगा, जिस तरीके से मैं प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑप्शन को, उसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। तो आबू पर्वत खंड के जो पूरब में नदी बहती है वो भी आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा पश्चिमी बनास। कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी है और इसका उद्गम होता है नया सानबार, जगह का नाम है नया सानबार, और ये किस जिले में आती है? सिरोही के अंदर। तो नया सानबार सिरोही से इस नदी का उद्गम होता है पश्चिमी बनास का। अगर आपसे पूछा जाए कि आबू पर्वत खंड के पूरब के अंतर्गत, पूरब में होगी आपकी बनास, अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम में कौन सी नदी बहती है तो आपकी हो जाएगी बनास नदी। और आपसे पूछा जाए उत्तर में कौन सी नदी बहती है आबू पर्वत खंड के, तो आंसर हो जाएगा खारी नदी। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्लियर कर लो एक बारी, प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। अगला प्रश्न है आपका कि भाई चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर याद रखेंगे चंबल नदी पर। किस जगह पर है? तो याद रखो आप लोग इसको भी, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में हमारा क्या है? चुलिया जलप्रपात है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है 15। ईसरदा बांध परियोजना किस जिले में स्थित है और किस नदी पर भी है? आप कमेंट करके बताएंगे इसको कि ईसरदा बांध परियोजना है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर।
सवाई माधोपुर में है, ठीक है ना। और पार्वती परियोजना ये हमारी है धौलपुर के अंदर, पार्वती नदी पर पार्वती परियोजना है धौलपुर में, जबकि ईसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर में है। करौली की अगर बात करें तो पांचना बांध करौली में है, ठीक है ना। ये 5 नदियाँ इसमें आकर के मिलती है। आप लोग पढ़ेंगे नोट्स तो आपको समझ में आएगा, क्लियर। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। आंसर हो जाएगा इसका सवाई माधोपुर ईसरदा बांध परियोजना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लाइक करो सभी लोग, एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर जिसके पास भी वीडियो पहुंचता है, आप लोग पढ़ेंगे, प्रतिदिन आप लोग पढ़ेंगे राजस्थान जी के। मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ एक एक चीज़ को एसटीसी के लिए। तो ये समझो कि आपका पेपर ऐसा हो जाएगा कि शायद आप लोग चुटकियों में सवाल करने लगोगे राजस्थान जी के। और अगला प्रश्न है कि नंदसमंद परियोजना किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग यही याद रखें, ये राजसमंद जिले के अंदर है। कहाँ पर है? राजसमंद में। अब किस नदी पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका बनास नदी पर। बनास नदी पर नंदसमंद परियोजना। दूसरी परियोजना है इसकी हमारी बीसलपुर परियोजना। कौन सी है? बीसलपुर परियोजना, ये टोंक के अंतर्गत है, ओके। और तीसरी जो परियोजना है हमारी ईशरदा, बनास नदी पर ही है, ईशरदा बांध परियोजना, ईशरदा बांध परियोजना। ये 3 परियोजना आपको याद रख लेनी है, सवाई माधोपुर जिले में है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, समझ में आना चाहिए आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बनास, बेडच और मेनाल, ये तीनों नदियों का जो संगम होता है वो किस स्थान पर होता है? बनास, बेडच और मेनाल, तीनों से पूछा गया है। तो देखो बनास, बेडच और मेनाल का संगम होता है बीगोद भीलवाड़ा के अंदर। और अब अन्य ऑप्शनों को देखिएगा, राजमहल टोंक के अंदर होता है बनास, डाई और खारी। ये 3 नदियों का बनास, डाई, खारी। जबकि बनास, बेडच और मेनाल किसका होगा? बीगोद भीलवाड़ा में। और राजमहल टोंक के अंदर होता बनास, चंबल और सीप, ये तीनों का होगा। और बीसलपुर बांध परियोजना ये आपकी टोंक में हो जाएगी, क्लियर। तो अब समझ में आ गया होगा कि राजमहल टोंक के अंतर्गत बनास, डाई, खारी, बीगोद भीलवाड़ा में बनास, बेडच, मेनाल, और बनास, चंबल, सीप, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, ओके। और एक प्रश्न और है आपका, माही, सोम और झाकम। माही, सोम और झाकम, ये परियोजना, ये जो हमारे संगम है ये होता हमारा नबाटापुरा डूंगरपुर, नबाटापुरा डूंगरपुर, ये भी आपको याद रखना। तो ये चारों के चारों मैंने संगम आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध किस नदी पर है और किस जगह पर है? पहले तो आप लोग याद रखेंगे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है भीलवाड़ा। और ये किस नदी पर है? तो याद रखेंगे कोठारी नदी पर। कौन सी पर? कोठारी नदी पर। और ये नदी कहाँ से निकलती है? देवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? देवेर की पहाड़ियाँ, ओके, राजसमंद से। तो अब आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तो प्रश्न पढ़ने का और प्रश्न को करने का मज़ा कुछ और ही आता है। चलो अगला प्रश्न है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल अभी मैंने आपको बताया है कि देवेर की पहाड़ियों से निकलती है। आपसे पूछा जाए खमनौर की पहाड़ियाँ ये राजसमंद में है, तो खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो ये भी आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपका बनास नदी। कौन सी है? खमनौर से बनास नदी निकलती है, देवेर से कोठारी नदी निकलती है, और चौपन की पहाड़ियों से निकलती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी याद रखना, ये ब्राह्मणी नदी किसकी है? चौपन की पहाड़ियों से निकलती है। और ये सहायक नदी किसकी है? कोठारी की सहायक नदी है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। बहामनी भी बोल सकते हो, बहामनी। ये दोनों में अंतर करना, एक तो बहामनी और एक बामनी, एक तो बामनी और एक बामनी। ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक है? कोठारी की सहायक है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? खारी नदी निकलती है। बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकलती है, ये आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखो चाकन बांध, ये पूछा गया प्रश्न में, पूछा गया एग्जाम में प्रश्न कि चाकन बांध किस जिले में है? याद रखेंगे आप लोग, बूंदी जिले में। किस जिले में है? बूंदी जिले में हमारा चाकन बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 21। ताला और पलौसन, ताला और पलौसन किसकी सहायक नदी है? तो बताएंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा बाणगंगा। और ये बाणगंगा नदी निकलती है बैराठ की पहाड़ियों से, बैराठ की पहाड़ियों से। बैराठ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? आप भी जानते हो, जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है,
क्लियर। तो बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है और इसी की सहायक नदियां हैं ताला और पलौसन। ओके, अगले प्रश्न पर लाइक करो भैया, सब लोग लाइक कर दो एक बार दिल से, और सपोर्ट करना है पूरा पूरा। आप लोग पढ़ रहे हैं तो मज़े के साथ पढ़िएगा। बंद बरेठा अभ्यारण्य भरतपुर में है, और ये इनसे कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखेंगे आप लोग, कुकुंदा नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? कुकुंदा नदी निकलती है, इसी से होकर बहती है कुकुंद नदी। जबकि आलानिया नदी है, ये मुकुंदरा हिल्स से निकलती है, मुकुंदरा अभ्यारण्य, ठीक है ना, कोटा के अंदर। ये आपको याद रखना अच्छे से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि लूणी की सहायक नदी जो दाईं ओर से निकलती है तथा इसका उद्गम अरावली से नहीं होता। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे इसको। कि लूणी की सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, किसमें? लूणी में, लेकिन उसका उद्गम अरावली से नहीं होता। आंसर हो जाएगा आपका जोजड़ी नदी। क्या हो जाएगा? जोजड़ी नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि लूणी की वह सहायक नदी जो सबसे बाद में मिलती है, तो सबसे अंत में विलय होने वाली कौन सी नदी है? अंतिम, सागी नदी। कौन सी है? सागी नदी। ये लूणी की सहायक नदी है जो सबसे अंत में मिलती है। और सबसे पहली बार, सबसे प्रथम कौन सी नदी है? और सबसे पहले पूछी जाए तो आपकी लीलड़ी नदी हो जाएगी। तो तीनों ही फैक्ट याद रख लेना आप लोग। और ये मीचड़ी भी इसी की सहायक नदी है, लूणी की। चलिए आगे प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी पूछा गया है, सबसे दूषित है, सबसे गंदी है, तो वह है आपकी बांडी नदी। बांडी नदी, ठीक है ना। और इस पर ही हेमाबास बांध बना हुआ है, हेमाबास बांध इसी नदी पर है। किस पर? बांडी नदी पर। ओके, और ये पाली में आता है, हेमाबास बांध पाली में। क्लियर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग इस पर। कि चंबल नदी पर स्थित बांधों का उद्गम से क्रम क्या होगा? ये चंबल नदी पर बांध बने हुए, तो यहाँ पर उद्गम है, तो उद्गम जैसे यहाँ पर है, तो इधर से इधर की तरफ आपको कौन कौन से बांध बने हुए मिलेंगे, उनका ऑर्डर आपसे पूछा गया, उद्गम से दूर की ओर। तो ये क्रम क्या होगा इन बांधों का? ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले गांधीनगर, ये मंदसौर मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर गांधी है। उसके बाद यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध है। उसके बाद जवाहर सागर बांध है, और नंबर 3 है कोटा बैराज। ये चारों के चारों ही बांध हमारे चंबल नदी पर हैं। गांधी सागर हमारा मध्य प्रदेश मंदसौर में है, जबकि ये तीनों के तीनों बांध राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज ये राजस्थान में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। गागरोन का जो किला है या गागरोन का जो दुर्ग है वो किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? और ये प्रश्न अभी सीईटी में पूछा गया हाल ही में, कि ये काली सिंध और आहू नदी पर स्थित है। काली सिंध और आहू नदी, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे आप लोग, खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सागा और बाबर के मध्य में, बाबर के मध्य में ये युद्ध हुआ था, वो किस नदी के पास में हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग, गंभीर नदी के पास में। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। और किस जगह पर पड़ता है खानवा? याद रखें आप लोग, रूपबास तहसील में, रूपबास तहसील, और ये भरतपुर के अंदर आती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। बताएंगे आप लोग, घोसुंडा बांध, घोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? घोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका बेडस नदी पर। किस जगह पर है ये? चित्तौड़गढ़ में, बेडस नदी पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ओके, याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। मज़ा आ गया होगा अब तो, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। कि मुकुंदरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है? आंसर हो जाएगा आपका आलनिया नदी गुजरती है। मैं पहले ही आपसे बता चुका हूँ। और ये आलनिया नदी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है ना, ये चंबल की सहायक नदी है, और आलनिया नदी है ये, जो मुकुंदरा अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हमारा है कि लूणी की वह सहायक नदी जो सबसे अंत में मिलती है लूणी के अंदर। तो आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आंसर हो जाएगा इसका सागी नदी। और साबी नदी कौन सी है? साबी। आंसर क्या करना है? साबी करना है। सॉरी साबी नहीं, सागी नदी। कौन सी है? सागी। ये आंसर है, खागी नहीं है, ये सागी है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है प्रश्न।
कि सबसे अंत में लूणी में मिलने वाली नदी कौन सी है? सागी है। जबकि साबी नदी हमारी जो हमारी सेबर की पहाड़ियों से निकलती है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है साबी। आंसर इसका हो जाएगा सागी नदी, कर लो इसको, ठीक है ना, जो लूणी की सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है। तो बताओ आप लोग कैसे लगे आपको आज के हमारे प्रश्न। एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो जुड़ने की, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो कि आपको हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करवाएं। और एसटीसी में इस बार आपके और पीटीईटी के अंदर, एसटीसी और पीटीईटी के अंदर अब की बार राजस्थान में हम झंडा लहराएंगे, आपके बल पर लहराएंगे, हमारा अकेले का कुछ नहीं बनेगा। साथियों आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पूरी तरीके से राजस्थान जीके का उतना सारा नॉलेज दे दूंगा कि शायद ही कोई आपको दे। फ्री नोट्स कंटेंट आप लोग ले जाएंगे हमारे यहाँ से और मस्ती के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग और तैयारी कीजिएगा शानदार। धन्यवाद।